हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल M8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का कक्षा 10 का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो शुरू करते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत यानी अलग अलग किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत या अलग करता है, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है और हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार में अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे। 3.1 भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। 3.1.1 धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है और इनके अध्ययन के लिए यानी पढ़ने के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में यानी दिए गए जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठा कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए और प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए और आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक या लस्टर कहते हैं इंग्लिश में। क्रियाकलाप 3.2 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी क्या है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए और फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए और आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए और किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक या खंड पर रखकर 4 या 5 बार हथौड़े से प्रहार यानी मारिए और आपने क्या देखा? अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में कुछ परिवर्तन को लिखिए। आए हुए जो परिवर्तन है उनको लिखना है। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है तथा इस गुणधर्म को आधात वर्धिता या मेलिबिलिटी कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आधातवर्तीय या मेलिबल मेटल या धातु हैं। क्रियाकलाप 3.4 में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड आदि जैसी कुछ धातुओं पर ध्यान दीजिए और इनमें कौन सी धातुएं तार के रूप में भी उपलब्ध हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता है उसको तन्यता कहते हैं और इंग्लिश में इसको डक्टिलिटी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आधातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 तो एल्यूमिनियम का या कॉपर का तार लीजिए और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसे कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए और स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए और क्या धातुओं का तार द्रवित होता है? तो चित्र 3.1 में धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसको दिखाया गया है। इसमें स्टैंड, क्लैंप, धातु का तार, तार का खुला सिरा, पिन, मोम और बर्नर दिखाया गया है।
ऊपर जो उपरोक्त जो क्रियाकलाप है उससे पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक यानी इंसुलेटर हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं। तो क्रियाकलाप 3.6 में चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है और इससे क्या पता चलता है? तो चित्र 3.2 में धातुएं विद्युत की सुचालक हैं वो दिखाया गया है, जिसमें बैटरी, बल्ब, स्विच, क्लिप और जांच के लिए धातु का टुकड़ा। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी अथवा रबड़ जैसी एक सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह आपको आवाज उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। और क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? 3.1.2 अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसे अधातु हैं जो द्रव होते हैं और इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.7 कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से 3.6 तक के क्रियाकलाप को दोबारा दोहराना है तथा अपने प्रेक्षण को लिखना है। तो धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। तो सारणी 3.1 में तत्व का नाम, उसका चिन्ह, सतह का प्रकार, कठोरता, आधातवर्तीयता है या नहीं, तन्यता है या नहीं, चालकता विद्युत की है या ऊष्मा की है या नहीं और ध्वनिकता। तो सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षण के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। इसके जो प्रत्येक रूप है उसको। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका जो गलनांक तथा क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 मैग्नीशियम की एक पत्ती तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए और मैग्नीशियम की जो पट्टी है उसका दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए और मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारीय। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए और दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्रित करने के लिए उसके रूप एवं परखनली रूप दीजिए। इस परखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए और नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं?
अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं और अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित या इकट्ठे कीजिए: एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। 3.2.1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। और क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 3.4 सावधानी। निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है और आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र यानी इकट्ठा की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। क्या अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित यानी इकट्ठा कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है और जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था। दहन के पश्चात यानी उसके बाद धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है और धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, तो धातु प्लस ऑक्साइड गिव्स धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो 2 कॉपर प्लस O2 गिव्स 2 CO। कॉपर में जब ऑक्सीजन मिला रहे तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रदान करता है। 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है और हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O और Al2O3 प्लस 2NaOH गिव्स 2NaAlO प्लस H2O यानी सोडियम एल्यूमिनेट। अधिकांश धातु ऑक्साइड जो है जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ धातु में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड तथा एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो Na2O प्लस H2O 2NaOH और K2O प्लस H2O गिव्स 2KOH। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं और विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण में से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चून डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातुओं पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इससे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके
इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमीनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रेंगकर एल्यूमीनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि अन्य धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। 3.2.2 धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। क्रियाकलाप 3.10 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और क्रियाकलाप 3.9 की सहायता तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित या इकट्ठा कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडी जल से अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए और तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप से के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं तो जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चित्र 3.3 में धातुओं पर भाप की क्रिया दिखा रखी है। तो धातु का नमूना जल से भीगे कांच, तंतु, बर्नर, कॉर्क, निकासी नली और जल और हाइड्रोजन दिखाए गए हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती हैं, तो कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती हैं। तो 2K प्लस H2O गिव्स 2KOH प्लस हाइड्रोजन ऊष्मीय ऊर्जा देना, तो ऐसी Na के साथ है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रियाएं थोड़ी धीमी होती हैं और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। Ca प्लस 2H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, यानी कैल्शियम प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस गैस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ऊपर की अभिक्रिया जो उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो एल्यूमिनियम प्लस जल एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2 फेरस ऑक्साइड। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। तो 3.2.3 में क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो धातु प्लस तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए और यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रंग कर
उन्हें साफ कर लीजिए, यानी गंदे अगर हैं तो। सावधानी यह है कि सोडियम और पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अब नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डालिए और थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल अम्ल में डूब जाए और बुलबुले बनने की दर को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया और तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, लेकिन HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकरण करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में उपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम Mg एवं मैग्नीज Mn अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी एवं इस स्थिति में अभिक्रिया करके अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप को कोई परिवर्तन होता है। तो इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या आप जानते हैं एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल के अकेले में यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ साथ क्या है, प्रबल संक्षारक है और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में सामर्थ्य होता है। 3.2.4 अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। 3.12 कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए और कॉपर के तार को परखनली में रखें और आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखें और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। तो 20 मिनट के बाद अपने परीक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षण को क्रियाकलाप 3.9, 10 और 11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती और हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया वह धातु की अभिक्रियाशीलता का उत्तम परिणाम प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर धातु A और धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। चित्र 3.4 में धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया दिखाई है, जिसमें लोहे की कील है, कोर्क धागा, परखनली, लोहे की कील, कॉपर सल्फेट का विलयन और परखनली की स्टैंड, तांबे का तार, आयरन सल्फेट का विलयन। अभी ये क्या है, धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन, तो धातु A का लवण विलयन प्लस धातु B। क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षण के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। 3.2.5 सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12
निम्न श्रेणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सारणी 3.2 सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। तो दिखा रखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता और सबसे कम अभिक्रियाशीलता। तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और गोल्ड सबसे कम। 3.3 धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी है। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। तो नवीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण यानी याद कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैस एवं कुछ धातुएं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने M कोश के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या त्याग दे, तब L कोश उसका बाहर कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है और इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। और दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके KLM कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे क्लोराइड ऋणायन Cl प्राप्त होता है और इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार के आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। चित्र 3.5 में दिखाया गया है। सारणी कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो तत्वों के प्रकार हैं, तत्व है, परमाणु की संख्या है, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, उत्कृष्ट गैस, धातुएं और अधातुएं। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं हो पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। तो दिखा रखा है 3.5 में सोडियम क्लोराइड कैसे निर्माण होता है। तो इसमें Na281 दिखा रखा है और Na का एक इलेक्ट्रॉन ले जाने पर 280 यानी कंप्लीट हो गया। सोडियम धनायन बना रहा है, उधर क्लोरीन धनायन बना रहा है और दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब एक और आयनिक यौगिक, इसको आयनिक यौगिक बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। उसी तरीके से मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, वो 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन धनायन बनाता है। क्लोरीन में 1 होता है तो क्लोराइड ऋणायन बनाता है 1, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो 2 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे मैग्नीशियम MgCl2 बन जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं। 3.31 आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो चित्र 3.7 में स्पैचुला पर लवण के नमूने को गर्म करना दिखा रखा है। नमूना युक्त स्पैचुला और बर्नर है। और 3.8 में चित्र के विलयन की चालकता की जांच की गई है। तो इसमें बैटरी, बल्ब, स्विच, बीकर, ग्रेफाइट, छड़, जांच वाला लवण विलयन दिखाया गया है। क्रियाकलाप 3.13 में विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य धातु का नमूना लीजिए और इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है। धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूने के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। आप क्या देखते हैं? क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या वे घुलनशील हैं? चित्र 3.8 की तरह एक
परिपथ बनाइए और